जय हिंद साथियों। आज आपका पेपर हुआ है, तो जिनका पेपर हो चुका है मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि पेपर आपका बहुत शानदार गुजरा होगा, क्योंकि साथियों जैसा पढ़ाया, जो पढ़ाया सेम डिक्टो वही क्वेश्चंस आए। यानी कि अगर आपने अच्छे तरीके से साथियों पढ़ाई की थी तो साथियों हिंदी का आपका एक सिंगल सवाल भी नहीं छूटा होगा, रीजनिंग का आपका एक सिंगल सवाल नहीं छूटा होगा और मैथ का भी साथियों 90% क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आए होंगे और जीके भी ठीक ठाक अच्छी आपने कर ली होगी। तो अगर आप साथियों वाकई में चाहते, देखिए कि अब आगामी, अब जो हुआ सो हुआ, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की तो मैं कहूंगा आज की इस वीडियो को देखकर जाइएगा। ये आज की इस वीडियो साथियों पूरी आधारित है पिछली शिफ्ट पर, यानी कि अभी तक जितनी शिफ्ट हो चुकी है उन सभी शिफ्टों को कवर अप करेगी आज की ये वीडियो। तो साथियों अगर आपका पेपर अभी बाकी है तो मैं कहूंगा हिंदी की ये जो सवाल मैं आपको दे रहा हूं ये देखकर जाइएगा, हूबहू आपके यही सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट बताऊं, जो सिखाऊं, जो चीजें आपको सिखाऊं वो गौर से आपको सीखना होगी, तभी आपका साथियों पेपर शानदार होगा। तो पहला सवाल है आज की इस वीडियो में, मृग जैसी आंखों वाली स्त्री, उसको क्या कहा जाता है साथियों? मृगनयनी कहा जाता है, मृग जैसी आंखों वाली स्त्री को। उसके बाद देखिए साथियों सोना शब्द यहां पर आया है और आपसे पूछा जा रहा है कि सोने का समानार्थी शब्द यहां पर क्या हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, सोने को पता क्या कहा जाता है? हिरण्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? सोने को एक तरीके से हिरण्य कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है रत्नाकर। क्या रत्नाकर का मतलब पता क्या होता है साथियों? क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, जैसे सोने का समानार्थी पूछा है ना, ऐसे रत्नाकर का समानार्थी पूछे तो रत्नाकर का मतलब क्या होता है? समुद्र होता है। और क्या होता है साथियों? सागर होता है। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, कलत्र पता किसे कहा जाता है? कलत्र का समानार्थी शब्द हो जाएगा साथियों पत्नी। पत्नी भी कह सकते हैं और पत्नी को प्राण प्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? प्राण प्रिया भी कहते हैं, कलत्र भी कहते हैं और बहू भी एक तरीके से कहीं ना कहीं कहा जाता है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे एक मुहावरा पूछा जा रहा है, अच्छे लेवल का मुहावरा, या आपकी आगामी शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है करके शिगुफा खिलाना, इसका मतलब क्या होता है? यह अच्छा सवाल है। विलक्षण घटना घटित होना, यानी कि बहुत अचंभित वाली घटना घटित हो जाना, विलक्षण घटना घटित होना, सिफारिश करवाना, काल्पनिक योजनाएं बनाना या बहुत उपद्रव करना। तो मैं कहूंगा शिगुफा खिलाना यानी कि विलक्षण घटना, ये आपका सही जवाब होगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए अगर आपको साथियों वाकई में एग्जाम को क्रैक करना है तो जो आपको इस वीडियो में पढ़ाया जाए वो आपको अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है। अब साथियों मैं आपको यहां पर बता देता हूं, क्योंकि ये एग्जाम में आपके सवाल पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सब देशों में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, क्या अगर आपसे पूछा जाए कि सब देशों में, क्या साथियों सब देशों में, सब देशों में होने वाले के लिए, सब देशों में होने वाला जो कुछ होता है ना उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको सार्वभौम कहा जाता है। क्या सार्वभौम कहा जाता है? स्वाधीन का मतलब पता क्या होता है? स्वतंत्र रहने वाले को। क्या साथियों आप लोगों को याद रखना है कि स्वतंत्र रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वतंत्र रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपको साथियों स्वाधीन बताना है। ये आपको गांठ बांध लेना है जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। और अगर बात करें जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए स्वयंभू होगा। ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें स्वावलंबी का मतलब क्या होता है? अपने भरोसे रहने वाला। आपसे अगर एग्जामिनर पूछ ले कि अपने भरोसे रहने वाले के लिए, क्या अपने भरोसे रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, अपने भरोसे रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपको स्वावलंबी बताना। ये 4 कॉन्सेप्ट बनते हैं बड़े ही टॉप लेवल के, ये सारी चीजें आपको साथियों यहां पर मालूम होना चाहिए। अब साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक, देखिए अब आपने पेपर देख लिया, अब आपको भली बातें मालूम पड़ गया होगा कि हाँ भाई जो पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं ये कारगर है, यहां से क्वेश्चंस डिक्टो आ रहे हैं और इतनी परसेंटेज में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर आप सीरियसली पढ़ लेते हैं, सरसरी निगाहों से पढ़ लेते हैं तो आपका तकरीबन 60% आपको पेपर यहां से देखने को मिलेगा। तो ये 3 पीडीएफ है साथियों, तीनों पीडीएफ के बारे में मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की साथियों पीडीएफ दी जाएगी, यहां से करंट अफेयर के सवाल आपके आएंगे। उसके अलावा साथियों 10 मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। ये 10 मॉडल पेपर आपकी एक इकलौती शिफ्ट पर भारी पड़ेगी, समझ लीजिए। उसके अलावा साथियों एसएससी जीडी के ही आपको पीवाईक्यू दिए जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक के माध्यम से जाकर आप इस पीडीएफ को साथियों प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन टारगेट सिलेक्शन से भी पीडीएफ को परचेस कर सकते
सकते हैं। खैर, अब इस सवाल की अगर बात करें और इस सवाल में आपसे पूछा आखिर क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो अगर आपका जवाब यहां पर साथियों यथेष्ट है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यथेष्ट कैसे लिखा जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। यानी कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए, यानी कि कविता रचने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो कम से कम साथियों लाइक कर दीजिए। बिना कहे आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। तो साथियों वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और बता दीजिए कविता रचने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? साथियों कवित्री कहा जाता है। और कवित्री कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो कविता रचने वाली स्त्री को क्या कहा जाएगा? कवित्री कहा जाएगा। लेकिन जो कविता रचते हैं विद्वान एक तरीके से, ठीक है ना, उनको क्या कहा जाएगा? ये कमेंट में बताइए। खैर, अगला सवाल देखिए, कह रहे कि आदर का आपसे विलोम यहां पर पूछा जा रहा है। आदर का विलोम क्या होगा मुझे बताइए। तो आदर का विलोम सादर तो नहीं होगा, निरादर, अपमान, निरादर हो जाएगा। आदर का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? निरादर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। साथियों बहुत तेजी के साथ आप इस क्लास को देखिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मुझे बताइए कौन सा शब्द बिल्कुल सही है। यानी कि कौतूहल कैसे लिखा जाता है? ये तो कोतूहल लिखा हुआ है, ये कोतूहल लिखा हुआ है। कौतूहल ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है और ये आपका बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि उसे फांसी पर गया था। यानी कि यहां पर अगर बात करें साथियों, एक खाली जगह यहां पर है। उसे फांसी पर उठाया गया था, ये होना चाहिए। उसे फांसी पर झुलाया गया था, या उसे फांसी पर चढ़ाया गया था, या उसे फांसी पर लटकाया गया था। तकरीबन साथियों जो पेपर आपके चल रहे हैं ना, उसमें दो सवाल, कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दो सवाल आ रहे हैं खाली जगह से। दो सवाल साथियों आ रहे हैं पर्यायवाची से, और तकरीबन साथियों ये समझ लीजिए एक से दो सवाल विलोम शब्दों के भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे साथियों आप लोगों को तैयारी करना है। उसे फांसी पर, देखिए फांसी पर जो है ना वो लटकाया जाता है। क्या फांसी पर लटकाया जाता है? इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करें। अगला सवाल कह रहे कि व्यर्थ खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए एक होता है कम खर्च करने वाला। अगर आपसे पूछा जाए क्या कि जो कम खर्च करता है, जैसे कि जॉब से पहले कम खर्च करते हैं लोग, कम खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है? कम खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है? मितव्ययी कहा जाता है। जॉब से पहले लोग मितव्ययी होते हैं, लेकिन व्यर्थ खर्च करने वाला, अब यहां पर जॉब के बाद अपव्ययी नहीं हो जाते हैं लोग, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं व्यर्थ खर्च, यानी कि जो बेकार में खर्च करे, क्या जो बेकार में खर्च करे, उसके लिए एक शब्द अगर आपसे पूछे तो आपको अपव्यय बताने। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो मितव्ययी आपको यहां पर बता देना है। अगला सवाल करके मुझे दुर्घटना की आशंका है। मतलब क्या दुर्घटना की क्या आशंका होती है? दुर्घटना की इच्छा है, इच्छा थोड़ी ना होती है दुर्घटना की। अभिलाषा भी नहीं होती, आशा भी नहीं होती। हाँ, ये हो जाएगा मुझे दुर्घटना की आशंका है। तो इसलिए आपका अगर है जवाब ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों लगातार मेरी कमेंट की तरफ निगाह बनी हुई है और जिनका भी आंसर जा रहा है ना, बहुत अच्छे भाई, शाबाश। अगला सवाल कह रहे कि नीरूजता शब्द का विलोम आपको यहां पर बताना। देखिए अब यहां पर आप लोग ये ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर का दिमाग बहुत तेज है। एग्जामिनर निरूजता का भी विलोम आपसे पूछ सकता है और निर्धारित का भी विलोम आपसे पूछा जा सकता है। अगर निर्धारित का विलोम पूछा जाए ना तो छोटा आ लगा देना बस, और कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा साथियों? अनिर्धारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्धारित का विलोम क्या हो जाएगा? अनिर्धारित हो जाएगा। अगर एग्जामिनर आपसे नीरस का विलोम पूछ ले तो नीरस का विलोम पता क्या बताना है? सरस बताना है। तो नीरस का विलोम सरस बताना है। और अगर नीरूजता का विलोम पूछ लिया जाए तो नीरूजता का विलोम साथियों रुग्णता बताना है। क्या बताना है साथियों? रुग्णता बताना है। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, निर्दोष की अगर बात करें कि निर्दोष का विलोम क्या हो सकता है, तो निर्दोष का विलोम साथियों सदोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदोष हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। साथियों वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया अपने मित्रों के साथ, जो भी आपके मित्र लोग हैं, सगे संबंधी हैं, भाई बहन हैं, या अगर आपके पास कुछ व्हाट्सएप या जैसे भी ग्रुप हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनका एग्जाम है साथियों एसएससी जीडी का, उन सभी तक इस वीडियो को साथियों आप लोग पहुंचा दीजिए। आपका दिल से शुक्रिया कहूंगा और ये समझ लीजिए साथियों सिलेक्शन आपका हो जाएगा अगर आपने गुरु की दुआ ले ली। अगला सवाल करके विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है मुझे बता दीजिए। फटाफट राइट आंसर करके मुझे बता दीजिए क्या आपका सही जवाब होगा। विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है बताइए।
देखिए कहीं ना कहीं धरा को धरती भी कहते, धरा को पृथ्वी भी कहते, तो ये तो पर्यायवाची हो गए भाई साहब, ये पर्यायवाची हो गए। क्रोध को गुस्सा भी कहते, ये भी पर्यायवाची हो गए। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगी, यानी कि ये वास्तविक में वाकई में विलोम शब्द है। महात्मा को संत भी कहते हैं, तो ये भी साथियों पर्यायवाची हो गए। तो कुल मिला के अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि हथेली पर सरसों उगाना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, मुझे बताइए। साथियों जो नीचे पट्टी आपकी चल रही है ना, इस पट्टी वाली पीडीएफ को साथियों आप लोग ले लीजिएगा, और मैं कहूंगा सरसरी निगाहों से एक बार देखकर आप लोग अपने एग्जाम देने चले जाइएगा, आपको बहुत फायदा होगा साथियों यहां से, ठीक है ना। चलिए, हथेली पर सरसों उगाना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो खेती करना तो नहीं कहेंगे। हाँ देखिए, हथेली पर कभी सरसों जमाई नहीं जा सकती है, तो ये एक क्या है साथियों, बहुत मुश्किल काम है, या कह सकते हैं ये तो एक असंभव काम है, मुश्किल काम भी नहीं, ये असंभव काम है। तो असंभव काम को संभव करना, इसको ही क्या कहा जाता है, हथेली पर सरसों उगाना कहा जाता है। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, और साथियों मुझे आप लोग यहां पर बता दीजिए कि आपका वाकई में साथियों यहां पर सही जवाब क्या हो सकता है, फटाफट साथियों बताइए। चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि जो पढ़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो जो भैया पढ़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको यहां पर बताना है। चलिए देखिए, अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं, एक यहां पर ऑप्शन है अपठित। अपठित किसे कहा जाता है, जो पढ़ा ना गया हो। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें साथियों, जो पढ़ा ना गया हो, जो पढ़ा ना गया हो, जो पढ़ा ना गया हो उसके लिए अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो आपको अपठित बता देना है, अपठित, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं पठित की, अगर बात करें जो पढ़ा जा चुका हो, क्या साथियों, जो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे जो पढ़ा जा चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो पढ़ा जा चुका हो उसके लिए एक शब्द होगा साथियों पठित। ये भी आपको यहां पर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपठित हो गया, पठित हो गया, उसके अलावा जो पढ़ा ना जा सके उसके लिए क्या होगा, उसको अपठनीय कहा जाएगा। क्या, जो पढ़ा ना जा सके उसको अपठनीय कहा जाएगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अकथनीय की अगर बात करें, जिसका वर्ण ना किया जा सके, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि जिसका वर्ण ना किया जा सके, जिसका वर्ण ना किया जा सके, जिसका वर्ण ना किया जा सके उसको क्या कहा जाएगा, उसको अकथनीय कहा जाएगा। लेकिन जिसका वर्ण किया जा सके उसको क्या कहा जाएगा, उसको कथनीय कहा जाएगा। तो कथनीय भी आप लोग याद रखेंगे, अकथनीय भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि फूल झड़ना, इसका मुहावरे का मतलब क्या होता है, मुझे बता दीजिए। भाई कहते नहीं भाई किसी किसी के आपके मुंह से, तो भाई मेरे लिए आज फूल झड़ रहे हैं। फूल झड़ने का मतलब होता है प्रिय वचन बोलना, पतझड़ होना, सुंदर लगना, या हल्की बातें बोलना। तो मैं कहूंगा प्रिय वचन बोलना। अगर कोई बहुत मीठा मीठा बोल रहा है यानी कि कहा जाता है तो आज तो तुम्हारे मुंह से भाई फूल झड़ रहे हैं। अगला सवाल कहने के हिरन का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो सबसे पहले तो यहां पर हमें मालूम होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए में क्या चीज लिखी हुई है, गज लिखा हुआ है। तो गज का मतलब साथियों क्या होता है, गज किसे कहा जाता है ये आपको बताने। गज तो भाई साहब हाथी को कहा जाता है। तो अगर आपसे हाथी का समानार्थी पूछ ले तो हाथी का समानार्थी गज होता है। अच्छा, हाथी को हस्ती भी कहा जाता है, हाथी को गज भी कहा जाता है, हस्ती भी कहा जाता है, और हाथी को गयंद भी कहा जाता है। क्या साथियों, हाथी को गयंद भी कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर दादुर शब्द लिखा हुआ है। दादुर का मतलब पता क्या होता है, मेंढक होता है, यानी कि मेंढक का समानार्थी शब्द दादुर हो जाएगा। मेंढक को साथियों मंडूक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेंढक को मंडूक भी कहा जाता है, और मेंढक को भेक भी कहा जाता है, भेक कहा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों हिरन का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, हिरन का समानार्थी शब्द साथियों आप लोग याद रखेंगे क्या हो जाएगा, मृग हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, मृग हो जाएगा। ये आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। यानी कि युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, बताइए। अच्छा, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ अजात शत्रु, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। क्या साथियों, जिसका, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे पेपर में कि जिसका कोई शत्रु ना उत्पन्न हुआ हो, क्या, जिसका कोई शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो, जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द अजात शत्रु होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा दुर्जय शब्द की अगर बात करते हैं, जिस पर विजय पाना कठिन हो। क्या साथियों, जिस पर विजय पाना कठिन हो। क्या, जिस पर विजय
पाना कठिन हो उसके लिए अगर एक शब्द आपसे पूछे, ठीक है ना, विजय पाना कठिन हो उसके लिए अगर आपसे एक शब्द पूछे तो आपको दुर्जय बताना है, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करते हैं साथियों युद्ध करने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो युयुत्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, युयुत्सा हो जाएगा। तो इतनी जानकारी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला सवाल कह रहे हैं कि अपेक्षा का विलोम मुझे बता दीजिए। तो अपेक्षा का विलोम क्या होता है साथियों, बताइए। अपेक्षा का विलोम तो उपेक्षा होता है, क्या अपेक्षा का विलोम उपेक्षा हो जाएगा और उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा, अपेक्षा हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे साथियों यहां पर सापेक्ष का विलोम पूछ ले तो सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष और निरपेक्ष का विलोम क्या होता है, सापेक्ष होता है। तो यह भी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो यहां पर साथियों आप लोगों ने देखे हिंदी के बहुत शानदार सवाल, ठीक है ना। और अब साथियों यहां पर हम लोग देखेंगे जीके के प्लस करंट अफेयर के। तो आज की इस वीडियो की अगर बात करते हैं साथियों कैसे आपके सवाल पूछे गए, साथियों क्या आपके सवाल और अब आगामी शिफ्ट में आपके किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो यहां पर अगर बात करें साथियों आपके सामने सवाल है, कह रहे कि एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं, ठीक है, जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती हैं। तो एफपीआई की फुल फॉर्म क्या होगी। अब देखिए सवाल इतना लंबा चौड़ा कर दिया लेकिन क्या पूछा गया, सिर्फ एफपीआई की फुल फॉर्म पूछी गई। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है और ये कहां पर लिखा हुआ, ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो एफपीआई की फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के विद्वान थे। तो भैया ये कौन थे, ये अब्दुल रहीम खान खाना थे जिनको फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी ये सब कुछ आती थी। इनका नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है साथियों कि शेवेलियर ऑफ द आंड्रे ड्रेस आर्ट्स एट डेसलिट्स, ठीक है ना, सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन थे। तो ये सबसे पहले किसे दिया गया था, ये शिवाजी गणेशन को दिया गया था। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था। तो किसकी बात चल रही है साथियों, जो केसरी समाचार पत्र था ना साथियों, जो केसरी समाचार पत्र था ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित किया गया था और ये एक ऐसा था जो ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद की बात चल रही है, अनुच्छेद 155 की बात चल रही है। अगर एग्जामिनर ये सवाल आपसे पूछे तो अनुच्छेद मैंने आपको बता दिया है, अब आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यानी कि अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, यह आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि किसी जीवन के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको उत्परिवर्तन कहा जाता है। एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो किसी जीवन के आधार पर युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया को उत्परिवर्तन कहा जाता है। अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो खाद्य और जल प्रदूषण के कारण क्या क्या है, खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण है अगर, तो ये खाद्य और एक तरीके से साथियों खाद्य के मामले में प्रदूषण का ही काम करेगा। कारखानों से निकला धुआं, ठीक है ना, रासायनिक अपवाह ये भी दिक्कत करेगा। आवारा जानवरों द्वारा काटना, अगर आवारा जानवर काट रहे हैं तो ये खाद्य और जल प्रदूषण का कारण थोड़ी ना है साथियों, तो नहीं है। तो मैं कहूंगा यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चलिए साथियों इतने लोग देख रहे हैं लेकिन अभी लाइक थोड़े कम है, तो लाइक की संख्या को बढ़ाया जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दिए। कह रहे कि रानी की वाव या क्वींस स्टेपवेल
नदी के तट पर, यानी कि कौन सी नदी के तट पर स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ये आपको बताना है। यानी कि रानी की वाव जो है, जिसको क्वीनस स्टेपवेल कहा जाता है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, और ये साथियों विश्व धरोहर स्थल है एक, रानी की वाव। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था? तो आप लोग याद रखेंगे यशोवर्मन का नाम। यशोवर्मन साथियों, इन्होंने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था। ये चंदेल राजवंश के राजा थे। चलिए, ठीक है ना। खैर, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्रित किया जाता था? तो जब दिल्ली सल्तनत का काल था, उस समय कौन सा कर लिया जाता था? तो उस समय साथियों खराज कर लिया जाता था। कौन सा साथियों? खराज कर लिया जाता था। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। ये खराज कर आखिर क्या था? तो साथियों ये हिंदू किसानों पर एक तरीके से जो हिंदू किसानों की भूमि हुआ करती थी ना, तो ये उस भूमि पर साथियों लिया जाता था। उस भूमि का तकरीबन 1/4 हिस्सा साथियों ये कर के रूप में लिया जाता था। अगला सवाल कहा जा रहा है आपसे कि भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, तो साथियों कब हुए थे? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो जुलाई 1946 में हुए थे। यानी कि संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो जुलाई 1946 में हुए थे। ये बात आपको यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर। कह रहे कि अब देखिए, यहां से आपको बिल्कुल चौकन्ना हो जाना है। क्यों? क्योंकि अब साथियों करंट अफेयर के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। और इन करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का यहां पर जिक्र आ गया, तो जो टॉप लेवल के उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो मैं यहां पर साथियों लिखता जाऊंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको एक बार फिर से पढ़ लेना, या अगर साथियों पढ़ पाना अच्छी बात है, वरना यहीं पर आप लोग रिवीजन कर लेना। अब देखिए, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो अभी हाल फिलहाल में साथियों संजय प्रसाद कौन बने हैं? ये उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख गृह सचिव बने हैं। ये आपके एग्जाम में साथियों पूछा जा सकता है। ये आप लोग को साथियों यहां पर याद रखना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पर अगर बात करते हैं अभी कौन नियुक्त हुआ, आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव भी बने हैं। तो अगर आपसे ये पूछ ले, क्या साथियों पूछ ले, आंध्र प्रदेश के जो मुख्य सचिव बने हैं, जो नए मुख्य सचिव बने हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है साथियों? इनका नाम विजयानंद है। क्या साथियों इनका नाम है? इनका नाम है विजयानंद है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए कि डीबीएस इंडिया बैंक आपने सुना होगा। क्या साथियों? डीबीएस बैंक इंडिया आपने सुना होगा। तो अभी हाल फिलहाल में ही, क्या साथियों, अभी हाल फिलहाल में ही डीबीएस इंडिया बैंक इंडिया के सीईओ बने हैं। कौन सीईओ बने हैं? रजत वर्मा बने हैं सीईओ। तो ये भी आपसे यहां पर साथियों कुल मिला के पूछा जा सकता है। चलिए, उसके बाद देखते हैं साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अजय कुमार भल्ला ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये भी साथियों एकदम ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है। यहां पर मणिपुर आप लोग याद रखेंगे, यानी कि मणिपुर राज्य के राज्यपाल कौन बने हैं? तो मणिपुर राज्य के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला बने हैं। कौन बने हैं साथियों? अजय कुमार भल्ला बने हैं। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अच्छा, यहां पर मणिपुर का जिक्र है, तो अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि जो मणिपुर का हाई कोर्ट है, क्या साथियों मणिपुर का हाई कोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश अभी हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए हैं। क्या? जो मणिपुर का हाई कोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश अभी हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम साथियों कृष्ण कुमार है। क्या साथियों? उनका नाम क्या है? उनका नाम कृष्ण कुमार है। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें, निगोल चक्कौबा उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। क्या साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, निगोल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्या कि निगोल चक्कौवा, देखिए थोड़ा सा आपको धैर्य करना पड़ेगा, तभी ये क्लास की चीजें आपके सामने साथियों स्टोर हो पाएंगी। तो निगोल चक्कोवा उत्सव अगर आपसे पूछा जाए कहां पर मनाया जाता है, तो ये साथियों मणिपुर में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है साथियों? मणिपुर में मनाया जाता है। ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है ना। ये जानकारी आपको साथियों यहां पर याद रखनी है। उसके अलावा अगर बात करें मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश में, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए, खैर अगले नंबर का सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि किस राज्य के वन विभाग ने
महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो मैं कहूंगा उत्तराखंड आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है, ये आपको साथों यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अच्छा, उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के अभी हाल फिलहाल में डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। तो उत्तराखंड के डीजीपी पता कौन नियुक्त किए गए साथियों? इनका नाम क्या है? दीपम सेठ इनका नाम है। तो दीपम सेठ कौन बने हैं? ये उत्तराखंड के डीजीपी बने हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, उत्तराखंड में एक तरीके से अगर बात करें लोक पर्व मनाया जाता है, इगास बगवाल इसका नाम है। क्या आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों? इगास क्या साथियों? इगास बगवाल। इगास बगवाल जो लोक पर्व है ना, ये कहां पर मनाया जाता है? तो ये साथियों उत्तराखंड में मनाया जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा साथियों भारत की पहली जो हेली एम्बुलेंस सेवा है, इसका नाम क्या है? संजीवनी इसका नाम है। क्या नाम है इसका? नाम साथियों संजीवनी है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। और ये ऋषिकेश में साथियों लॉन्च की गई है, ये भी आपको यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देख लेते हैं साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और मुझे आप लोग फटाफट बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि किसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ, ये साथियों क्या लिखा हुआ है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है डॉक्टर सत्यनारायण साबत, और ये यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी मैंने आपको साथियों क्या बताया था? मैंने आपको बताया था मणिपुर के राज्यपाल कौन बने हैं। क्या मैंने आपको बताया था कि मणिपुर के राज्यपाल कौन बने हैं? तो साथियों अजय कुमार भल्ला बने हैं। अजय कुमार भल्ला जो है ना मणिपुर के राज्यपाल बने हैं, आपको मालूम होना चाहिए। मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश के प्रमुख गृह सचिव कौन बने हैं? तो संजय प्रसाद बने हैं, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए उसके अलावा अगर बात करें, एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, अगर हम बात करें वित्त मंत्रालय में, क्या साथियों अगर आपसे एग्जाम में यह पूछा जाए कि वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव कौन बने हैं, क्या वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव जो अभी हाल फिलहाल में ही बने हैं, इनका नाम क्या है? तो अरुणिश चावला इनका नाम है। इनका नाम क्या है साथियों? इनका नाम है अरुणिश चावला, और अरुणिश चावला ही साथियों वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है, कहने के एसोचैम के महासचिव कौन बने हैं, मुझे बताइए। चलिए चलिए तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इनका नाम मनीष सिंगल है। क्या इनका नाम है? मनीष सिंगल इनका नाम है, और ये एसोचैम के महासचिव नियुक्त किए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर साथियों यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ के एक तरीके से इनके रूप में किसको नियुक्त किया गया है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ है ना, इसका मानद फेलो किसे चुना गया है? तो डॉक्टर मोहन को चुना गया है। क्या डॉक्टर मोहन को चुना गया है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें एसोचैम के बारे में, मैंने आपको बता दिया, मनीष सिंगल का नाम आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि किसने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो ये काम साथियों किसने किया है? ये काम अपने ओम बिड़ला जी ने किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? तो साथियों तेंजिंग यांकी बनी है, ये भी आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, अरुणाचल प्रदेश के संबंध में एक सवाल पूछा जा सकता है कि ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? क्या अगर आपसे पूछा जाए कि ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल, क्या ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है साथियों? तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? क्या अरुणाचल प्रदेश के अगर आपसे पूछे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? तो नाम आपको ध्यान रखना है पवन कुमार का। क्या साथियों? पवन कुमार ही
पवन कुमार ही अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो मैं कहूंगा बिहार आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आरिफ मोहम्मद खान ये 42वें राज्यपाल बने हैं। कहां के बने हैं साथियों? बिहार के बने हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि ये तो इधर को हो गया। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि ब्लिंकिट ने किस शहर में 10 मिनट, ठीक है ना, 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो किसकी बात चल रही है? क्या आपका राइट आंसर होगा? गुरुग्राम आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ब्लिंकिट ने गुरुग्राम शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब यहां पर साथियों आप लोग देखेंगे रीजनिंग के वो सवाल जो आपको आपके एग्जाम यानी कि आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, और उसके बाद साथियों हम लोग यहां पर मैथ के सवालों को भी देखेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो ना पट्टी चल रही है साथियों उस पीडीएफ को नहीं लिया तो मैसेज कर दीजिए, तब तक साथियों पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ 45 रुपीज की बात है, इतने रुपीज में ये पीडीएफ आप साथियों ले लेना। चलिए अगला सवाल कहा जा रहा है साथियों, इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कह रहे कि 30 से 41 हुआ है, 41 से 57 हुआ है, 57 से 78, 78 से 104, 104 से 135, तो अगला नंबर आपको बताना है क्या होगा। ये अच्छा लॉजिक है, यानी कि ये वो लॉजिक है साथियों जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो 30 से 41 हुआ है, मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे ये सवाल होगा, लेकिन जब सवाल की शुरुआत करेंगे तो साथियों कारवा बनता चला जाएगा, यानी कि शुरुआत तो करो कारवा तो बन जाएगा, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूं। देखिए मुझे इतना पता है कि भैया 30 से 41 हुआ है तो यहां पर 11 बढ़ाया गया है। मुझे इतना भी पता है कि 41 से 57 हुआ है तो साथियों कितना बढ़ाया गया है? 7 में 1 घटाएंगे 6, और 5 में 4 घटाए 1, यानी कि 41 में 16 बढ़ाया है तो साथियों 57 हुआ है। 57 में कितना बढ़ाया गया है साथियों? तो मैं कहूंगा 1 और, यानी कि 21 बढ़ाया गया है। अच्छा इधर अगर बात करें तो 78 से 104 हुआ, मैं कहूंगा 26 बढ़ाया गया है। 104 से 35 बढ़ाएगा तो साथियों 31 बढ़ाएगा। तो अब यहां पर कितना बढ़ाना है कि ये नंबर हमें मिल जाए? अब थोड़ा सा आप अगर ध्यान लगाओ तो ये 11 से 16 हुआ, यानी कि 5 बढ़ा। अच्छा यहां पर भी 5 बढ़ रहा है, और यहां पर भी 5 बढ़ रहा है, और यहां पर भी 5 बढ़ रहा है, यानी कि यहां पर भी 5 बढ़ेगा। तो 31 5 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये नंबर हमें प्राप्त हो गया है, यानी कि 135 प्लस 36 कितना होता है? ये जोड़ लीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों 11 आ गया, ये 7, यानी कि 171 यहां पर आ जाएगा। अगर ऑप्शन में भी 171 है तो ये जवाब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इस सवाल को और आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। चलिए तो क्या कहा जा रहा है साथियों, यहां पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएंगे तो मेरे हिसाब से आंसर आप लोगों को बताना है। क्या कहा जा रहा है? जो जो कहा जाए ना साथियों वो आप करते जाइए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। कहने के धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। तो साथियों मान लेते हैं संतोष की अगर बात करें, यानी कि संतोष का इकलौता पुत्र कौन है? धीरज है। तो धीरज यहां पर आ जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। चलिए उसके बाद कहा जा रहा है कि और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। यानी कि संतोष जो है ना, ये अच्छे लेडीज है, संतोष जो है ना ये यानी कि एक यहाँ पर एक व्यक्ति है जो क्या बात कहता है? कहता है संतोष मेरी माँ की, क्या? संतोष मेरी माँ की पुत्री है, संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो साथियों कह रहे हैं कि मेरी माँ यानी कि ये धीरज के साथ क्या संबंध है? तो धीरज साथियों इनको क्या कहेगा? देखिए ये तो मम्मी हो जाएगी, मम्मी की मम्मी को नानी कहा जाता है, तो मैं कहूंगा नानी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब। कह रहे कि देखिए 28 है, उसके बाद यहाँ पर 14 आ गया है, और फिर 14 आ गया, यानी कि 14 आया, फिर 14 आया, और फिर 21 हो गया, और फिर 42 हो गया, और फिर 105 हो गया। तो अगला नंबर यहां पर क्या हो सकता है? ये बात यहां पर आपसे कुल मिला के पूछी जा रही है, मुझे बताइए। तो देखिए इतना तो बता सकते हैं कि भैया यहां पर 28 से 14 हुआ है तो यहां पर 14 घटाया गया है, और यहां पर 0 घटाया गया है, यहां पर साथियों 7 बढ़ाया गया है। तो ये तो कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है भाई, ये तो लॉजिक यहां पर नहीं लग रहा है। अगर
अगर ऐसा करें 14 से 14 हुआ है तो साथियों यहाँ पर 1 की गुणा की गई है। 14 से अगर 21 हुआ है तो मैं इतना कह सकता हूं यहाँ पर अगर यानी कि 14 की गुणा 1.5 से करोगे तो 21 आ जाएगा। उसी प्रकार 21 दूना यानी कि 21 की गुणा 2 से करोगे तो 42 आ जाएगा। अब देखिए 1, 1.5, 2 तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2.5 आएगा। लेकिन ये यहाँ पर 28 से 14 कैसे हुआ, तो ऐसा तो नहीं आधे से गुणा कर दे, यानी कि अगर 28 की 0.5 से गुणा करोगे तो 14 ही आएगा। तो कुल मिला के 105 की गुणा 2.5 से करना है, यानी कि 105 गुणा 25 से कर लीजिए, पॉइंट लगा दीजिएगा बाद में। तो 5 पंजे 25 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 2 से करेंगे 2 पंजे 10 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 2। तो कुल मिला के 262 करके आंसर आया क्या? एक सेकंड, 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया। लेकिन यहां पर तो सातों ऐसा नहीं लग रहा है, तो कुछ दिक्कत है क्या? देखिए जरा, देखकर बताइए क्या दिक्कत यहां पर आपको लग रही है, फटाफट मुझे बताइए। देखिए 1 से 1.5 से, ठीक है ना, फिर 21 की गुणा 2 से कराई, 42 की गुणा साथियों 2.5 से कराई। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, देखिए भाई, अरे भाई 21 की गुणा इससे कराओगे तो ये आएगा, 42 की गुणा 2.5 से कराओगे तो 105 आ जाएगा। 105 की गुणा साथियों किससे कराना है? तो मैं कहूंगा 3 से कराना है। तो 105 तियां कितने होते हैं? 315 होते हैं। तो 315 कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर सी वाले में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है, फटाफट बता दीजिए। चलिए तो मैं यहाँ पर देख लूँ, जरा कमेंट देख लूँ किसके किसके कमेंट। अमित हैं, ठीक है, प्रकाश हैं, मोहम्मद तबरेज हैं, रामजी कुमार हैं, उसके अलावा प्राची, सोनू, बलियन, ठीक है, आरडी बलियन, निगम, सोनू, अंशु, विनय, पवन, संजोति, दीपक, विजेंद्र, पल्लवी, प्राची, प्रीति, विनय, ठीक है, कॉमेडी किंगडम, चिप्पा, चलिए कुंवर, तो सभी का यहाँ पर हर्ष हैं, अंशु हैं, सुशांत हैं, सोनू, प्राची, सभी हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब आंसर इसका आप लोग बताते जाइए। यानी कि कहा गया है कि 78 से जैसे 87 बन जाता है, उसी प्रकार जैसे कि 65 से यहाँ पर साथियों 56 बन जाता है, तो उसी प्रकार आपको बताने 43 से यहाँ पर क्या नंबर बन जाएगा, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। तो अगर मैं साथियों कहूं कि भैया 78 से 87 बन गया है, यानी कि 7 8 लिखा है तो यहाँ पर 8 7 कर दिया है, 6 5 लिखा है तो 5 6 कर दिया है, तो उसी प्रकार 4 3 लिखा है तो 3 4 कर देंगे, यानी कि 34 कहां पर लिखा हुआ है? 34 आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और मुझे बता दीजिए आपका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए यानी कि उस पासे का चयन करिए जिसे निम्नांकित शीट को मोड़ रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। अब ये साथियों क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का है, बहुत टॉप लेवल का ये क्वेश्चन है। यानी कि ये खुला पासा है, ये इस खुले पासे को अगर आप बंद करोगे तो क्या ये ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा या ऐसा, कैसा बन सकता है? अब मैं आपको उससे पहले बता दूं कि अगर 5 का विपरीत में पूछूं तो 9 बताओगे आप, अगर 8 का विपरीत पूछूं तो 4 बताओगे, 6 का विपरीत बचा 2 तो 2 हो जाएगा। तो देखिए 4 यहां पर है, ठीक है ना, 4 का विपरीत क्या है? 4 का विपरीत 8 है, तो 4 का विपरीत 8 यहां पर नहीं दिख रहा है। और देखिए पासा जब बंद हो जाता है ना, तो 8 का विपरीत जैसे कि 4 है तो 8 का विपरीत 4 नहीं दिखना चाहिए, अगर दिख रहा है तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि यहां पर देखिए 8 का विपरीत 4 है, तो 8 का विपरीत 4 तो दिखना नहीं चाहिए पासे में, लेकिन यहां पर दिख रहा है, तो ये आपका पासा बन नहीं सकता इससे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, इसकी बात करें 2 की, अगर बात करें 2 का विपरीत 6 है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार 5 के विपरीत 9 है, नहीं दिख रहा है, मैं कहूंगा ये वाला पासा बन जाएगा, बन जाएगा। इसकी बात करें तो 4 का, देखिए 6 का विपरीत क्या है? 6 का विपरीत यहाँ पर 2 है, 6 का विपरीत 2 नहीं दिख रहा है, ठीक है। 5 का विपरीत साथियों यहाँ पर क्या है? 5 के विपरीत 9 है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। 4 की बात करें, 4 का विपरीत 8 है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा भी बन जाएगा। इसकी बात करें, अगर बात करें साथियों, देखिए इसकी अगर बात करें, ये वाला पासा बन जाएगा क्या? देखिए जरा, देखिए 4 का विपरीत क्या है? 4 का विपरीत 8 है, नहीं दिख रहा है। 5 की अगर बात करें, 5 के विपरीत 9 है, नहीं दिख रहा है। 6 की बात करें, 6 का विपरीत क्या है? 6 का विपरीत 2 है, नहीं दिख रहा है, ये भी बन जाएगा। इसकी बात करें
2 का विपरीत क्या है, 6 है, नहीं दिख रहा है। 8 की बात करें, 8 के विपरीत 4 है, नहीं दिख रहा है। 9 की बात करें, 9 का विपरीत क्या है साथियों, 5 है, नहीं दिख रही, यानी कि ये वाला भी पासा पासा बन जाएगा। ठीक है, इसकी ये वाला नहीं बन पाएगा। तो आंसर आपका जो होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, ए वाला बन जाएगा, बी वाला बन जाएगा, सी वाला बन जाएगा, डी वाला नहीं बन पाएगा। तो मैं कहूंगा एक ऐसा ऑप्शन यहां पर होना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, वो कॉन्सेप्ट आप लोग यहां पर याद रखेंगे। चलिए अब अगले नंबर का साथियों यहाँ पर सवाल आप लोग देख लीजिए, और इस सवाल को देखकर मुझे आप लोग बता दीजिए कि सही जवाब क्या हो सकता है। कहने के चूल्हे का जो संबंध पकाने से है वही संबंध चाकू का किससे होगा, वही संबंध चाकू का किससे होगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे कि चूल्हे की अगर बात करें तो चूल्हे चूल्हे पर भोजन को पकाया जाता है, तो चाकू से फल है, सब्जी है, ये सब काटी ही तो जाती हैं। तो काटना कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर है, मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोगों का आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए भाई, अब अगले नंबर का सवाल देखिए। जो क्वेश्चन साथियों मैं आपको करवा रहा हूं डिक्टो यही क्वेश्चन है, और पेपर में बहुत कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। जैसे आपका जो पेपर हुआ था ना साथियों, अगर बात करें कब, इससे पहले आपका जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी की अगर बात करें, एसएससी जीडी तो फरवरी 2024 में आपका पेपर हुआ था। फरवरी 2024 में जो आपका एसएससी जीडी का पेपर हुआ था ना, इससे पहले वही पैटर्न को फॉलो किया गया है। उसी क्वेश्चंस, उसी पर आधारित, यानी कि लगभग वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि फरवरी 2024 में जो पेपर हुए थे उनका आपको सॉल्यूशन मिल जाए, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना। जितनी शिफ्ट हुई थी उतनी शिफ्ट तो नहीं साथियों, लेकिन 20 शिफ्ट का सॉल्यूशन आपके लिए तैयार किया गया है पूरी टीम के द्वारा। तो पहली पीडीएफ में तो आपको 20 शिफ्ट का सॉल्यूशन दिया जाएगा, दूसरी पीडीएफ में आपको 10 पेपर का सॉल्यूशन दिया जाएगा, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी वही 80-80 क्वेश्चन का साथियों होगा सब कुछ। ठीक है ना। उसके अलावा बच्चों की करंट अफेयर की डिमांड है, तो पूरी साल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी आपको दी जाएगी। तो कुल मिला के ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, वहां पर जाकर साथियों आप उस पीडीएफ को तुरंत ले लीजिए। चलिए अब अगर बात करें, और क्योंकि अब समय कम है तो वही चीजें उसमें है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए कथन है आपके सामने, और आपके सामने निष्कर्ष है। आपको कथन को पढ़ना है और मुझे बताना है कि वाकई में आंसर यहां पर क्या हो सकता है, किस ऑप्शन के साथ साथियों आपका आंसर यहां पर जा सकता है। चलिए भाई, तो यहां पर कहा गया है कि सभी केयर टेकर कुशल हैं। सभी केयर टेकर, क्या सभी केयर टेकर क्या है साथियों, कुशल है। तो मान लीजिए हमने ये क्या बना ली, ये हमने केयर टेकर बना ली, ये हमने केयर टेकर बना ली। और सभी केयर टेकर कौन है साथियों, सभी केयर टेकर कुशल है। तो सभी केयर टेकर कौन हो गई, कुशल हो गई। कहने के कुछ कुशल वकील हैं, तो मान लेते हैं साथियों इतने कुशल कौन हो गए, इतने कुशल एक तरीके से वकील हो गए। ये भी बात समझ में आ गई। कहने के सभी कुशल चित्रकार हैं, यानी ये जो सभी कुशल है ना, ये कौन है साथियों, ये एक तरीके से यहां पर चित्रकार है। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कि कौन सा निष्कर्ष यहां पर आपका वाकई में सही हो सकता है, फटाफट बता दीजिए। चलिए, तो कहने के कुछ चित्रकार वकील हैं, कुछ चित्रकार वकील हैं, बिल्कुल इतने चित्रकार जो होंगे ना साथियों वो वकील हो जाएंगे। ये बात तो आपकी सही हो जाएगी, ये बात आपकी सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें, कोई भी चित्रकार वकील नहीं है। पहली बात तो कथन हमारे सारे पॉजिटिव में थे, लेकिन नेगेटिव में अगर निष्कर्ष आ जाए तो उस निष्कर्ष को सरासर गलत कर देना। तो मैं कहूंगा यहां पर तो केवल एक निष्कर्ष पालन करता है, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए। अब इस सवाल को देखिए, ऐसा भी एक सवाल साथियों आपसे पूछा जा रहा है, ऐसा भी एक सवाल साथियों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिए, और मुझे आप लोग डायरेक्ट साथियों यहां पर आंसर बता दीजिए क्या हो सकता है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। कहा जा रहा है कि आरेख में वर्ग नीले नेत्र वालों को दर्शा रहा है। यानी कि अगर यहां पर साथियों बात करते हैं हम लोग, यानी कि वर्ग की अगर बात करें साथियों, वर्ग कहां पर है, तो वर्ग की अगर बात करें ये हो जाएगा। यानी कि वर्ग की अगर बात करें, ये नीले नेत्रों, नीले नीले नेत्रों को दर्शा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि त्रिभुज 6 उंगलियों वालों को दर्शा रहा है, यानी कि ये 6 उंगलियों वालों को दर्शा रहा है, 6 उंगलियों
वाले को दर्शा रहा है, और जो वृत्त है ये डिंपल वालों को दर्शा रहा है, ये डिंपल वालों को दर्शा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है ये जरा देखिए। कह रहे कि जिन लोगों की 6 उंगलियां हैं, भैया 6 उंगलियां तो ये ट्रायंगल वालों की है, जिनकी 6 उंगलियां हैं इनकी 6 उंगलियां हैं, देखिए इनकी 6 उंगलियां हैं, और नीले नेत्र हैं। ठीक है, नीले नेत्र किसके हैं, इनके हो गए, इनके हो गए नीले नेत्र, लेकिन डिंपल नहीं है, यानी कि इसमें से आंसर आपका नहीं होना चाहिए। आंसर ये आपका हो जाएगा क्या, यानी कि 28 आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन अभी और भी शायद कुछ है। तो कुल मिला के इसका जवाब मैंने आपको बता दिया है कि जिन लोगों की 6 उंगलियां हैं और नीले नेत्र हैं पर डिंपल नहीं है, तो वो 28 लोग हैं। और कहने के अच्छा की संख्या ए है, तो बिल्कुल इसकी संख्या ए है। और कहने की यदि 6 उंगलियों वाले लोग, 6 उंगलियों वाले लोग यानी कि ये जिनके डिंपल हैं, यानी कि साथियों ये इनके डिंपल हैं, इनके डिंपल हैं, ठीक है ना, पर नीले नेत्र वाले नहीं है। क्या नीले नेत्र वाले नहीं है, ये कुल मिला के कहा जाए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो मैं कहूंगा ये संख्या तो फिर 15 हो जाएगी भाई साहब, क्या 15 आपकी हो जाएगी। तो ये बी हो जाएगी। अच्छा 15 यानी कि बी हो जाएगी। तो कह रहे कि ए और बी का योग क्या है, तो 28 15 कितने होते हैं साथियों, 13 हो गया। ठीक है ना, 43 हो जाएगा। तो 43 कुल मिला के कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, क्या आपका सही जवाब होगा। चलिए क्या कहा जा रहा है साथियों, आपसे यहां पर समझाया आपको जा रहा है कि भैया पहले 38 है, क्या है, पहले 38 है, और उसके बाद साथियों 120 है, और उसके बाद 366 है। तो आपको ये बताना है कि अगला नंबर यहां पर क्या हो सकता है, कैसे क्या होगा, क्या सवाल का जवाब होगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो 38 से साथियों यहां पर क्या कर दिया गया, 120 कर दिया। देखिए 38 चौक तो फिर तो ज्यादा हो जाएगा, 38 तियां अगर बात करें, नहीं 38 चौक का, हाँ 38 तियां अगर बात करें तो 8 तियां 24 हो जाएगा, 3 तियां 9 11, यानी कि 114 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम इसकी गुणा 3 से करते हैं तो हमारे पास 114 आ जाएगा, और 114 से 120 बनाना है तो प्लस का हमें 6 जोड़ना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर आ जाओ, अगर हम जैसे हमने इसकी गुणा 3 से कराई है, अगर हम इसकी गुणा 3 से कराएंगे तो 12 तियां कितना हो जाएगा साथियों, 36, यानी कि 120 तियां 360 हो जाएगा। अच्छा अब इसमें भी अगर आप 6 जोड़ दोगे तो 366 हो जाएगा, यानी कि यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। सबसे पहले 3 से गुणा कराइए और फिर उसके बाद इसमें 6 जोड़ दीजिए। तो 366 की गुणा सबसे पहले 6 से कराना है, उसके बाद 6 जोड़ देना है, 6 3 18 21 हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो कुछ ज्यादा लग रहा है भाई, या तो मुझसे कुछ दिक्कत हुई है, एक सेकंड। अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने 6 से गुणा करा दी, 3 से गुणा कराने, देखिए सब में 3 से गुणा है, तो गुणा आपको 3 से कराना है। किससे कराना है साथियों, आपको गुणा किससे कराना है, आपको गुणा 3 से कराना है। 3 छंग 18 हो गया, 3 छंग 18 हो गया, और एक आपका 19 हो गया, 3 3 9, और आपका एक 10 हो गया। यानी कि इसमें अगर आप 6 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका एक तरीके से 1104 हो जाएगा, यानी कि 1104 यहां पर आ जाएगा। 1104 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो इस प्रकार जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या है। चलिए देखिए इसके बाद आपके एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि वो क्वेश्चंस आएंगे जो क्वेश्चंस आपको साथियों देखना चाहिए, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ट्रेंड करने वाले हैं। तो इस सवाल की अगर हम सबसे पहले बात करें तो कैसे इस सवाल को आप लोग करेंगे, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से सबसे भिन्न कौन सा है, इसमें से सबसे अलग कौन सा है। तो सबसे पहले तो सारे तो आप लोग स्वर वोवेल वाला कॉन्सेप्ट देख लिया करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब में स्वर वोवेल हो। तो यहां पर अगर बात करें GHE, यानी कि यहां पर कितने स्वर है, यहां पर एक स्वर है। यहां पर कितने स्वर है, यहां पर तो भैया कोई स्वर नहीं है। यहां पर साथों एक स्वर और यहां पर एक स्वर है, तो मैं कहूंगा यहां पर कोई स्वर नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का है, और इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा साथों मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, क्योंकि अगर बात करते हैं साथों इस क्वेश्चन में 9 मित्र हैं, कितने,
4 5 या 6 नहीं साथियों, पूरे के पूरे 9 मित्र यहां पर बताए गए हैं। तो इन 9 मित्रों वाला सवाल जरा करके दिखाइए तो मैं आपको साथियों यहां पर जानूं। यानी कि 9 मित्र हैं, ABCDEFGH है, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में साथियों बैठे हैं। ठीक है, यानी कि उत्तर की तरफ सभी का मुंह है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 9 लोग हैं। सभी का मुख साथियों उत्तर की तरफ है, सभी का मुख यहां पर हमने उत्तर की तरफ बना दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि H के बाएं दूसरा A है। तो H के बाएं दूसरा A है, H को आप कहीं पर भी साथियों बैठा सकते हो। मान लीजिए H को हमने अगर यहां पर बैठा दिया, ठीक है ना, तो कहने के H के बाएं दूसरा है, यानी कि H के बाएं दूसरा A है, यानी कि A साथियों यहां पर आ जाएगा। कहने के B के बाएं दूसरे स्थान पर H है, यानी कि H है ना, H की बात चल रही है, तो B के बाएं, B का बायां दूसरा यही तो होगा। तो B के बाएं दूसरा H है, यानी कि H यहां पर होगा। कहने के B पंक्ति के एक छोर पर है, यानी कि B पंक्ति के एक छोर पर है। तो एक काम करो, इसको एक यहां से कट कर दो और एक नंबर यहां पर बढ़ा दो। एक नंबर यहां पर आपने बढ़ा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने के A और H के बीच में F है। तो A और बीच के साथियों क्या कहा गया है कि A और H के बीच में, तो A और H के बीच में, तो मान लीजिए साथियों, अच्छा A और H के बीच में F है, यानी कि F साथियों यहां पर आ जाएगा। कहने के D जो है ना, D ये I और C के बीच में है। तो साथियों ये भी हम लोग मान लेते हैं कि भैया I और, ठीक है, ये यहां पर आएंगे। I और C के बीच में कौन है? I कहां गया भाई? I और C के बीच में कौन है? D है। ठीक है, कहने के E के दाएं तीसरे स्थान पर C है। तो अगर अब देखिए, अगर हम E को यहां पर बैठा लें तो E का दायां 1 2 3, E के दाएं तीसरे स्थान पर C होगा, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही बैठेंगे। C यहां पर, D यहां पर, I यहां पर और E साथियों यहां पर। तो 9 लोग थे, 9 को हमने बैठा दिया, लेकिन एक बाकी है। क्या बचा है? ABCDEFG, G बचा है, तो G यहां पर आ जाएगा। सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि पंक्ति के बीच में कौन है? तो 1 2 3 4 4 ये हो गए, 1 2 3 4 4 ये हो गए। बीच में कौन बचा साथियों? A बचा। तो A कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर D वाले में है। तो इस प्रकार अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं किसका आंसर यहां पर सही था। अंजलि मौर्य गुड इवनिंग, ठीक है। देवराज यादव आंसर तो आ गया, गुरुदेव ए, लेकिन ए नहीं, हाँ ए, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, आंसर आपका ए होगा, यानी कि जो मित्र ए है जिसका नाम, वो आंसर होगा। डी अंशु भाई भक्ति का, प्रियंशु का, अंश का, बलियन का, ठीक है, पल्लवी का, सभी का आंसर आदित्य का ए आ रहा है। ए नहीं होगा भाई, डी होगा। अच्छा ए मतलब मित्र का नाम बता रहे हैं वो ए, खैर कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है, अच्छे कॉन्सेप्ट पर आधारित साथियों ये सवाल है। इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे आप लोग यहां पर आंसर बतला दीजिए। चलिए क्या सवाल है साथियों, क्या एक कॉन्सेप्ट है इस सवाल में, ये हम लोग देख लेते हैं। कहने के 5 मित्र हैं एक लाइन में उत्तर की दिशा की ओर, क्या उत्तर की दिशा, अच्छा ये भी उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख है, ठीक है। 5 मित्र हैं, लाइन में दोनों छोरों पर वकील और जज खड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए साथियों ये हो गए 5 मित्र हैं, तो 1 2 3 4 और 1 5। अब अच्छा उसके कहने के लाइन में दोनों छोरों पर वकील और जज खड़े, तो पता यहां पर आपको साथियों 2 ऐसे करके बनाना होंगे। क्या तो आपको बनाना होंगी, 2 क्यों बनाना होंगी ये भी मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए अगर एक करते करते गलत हो जाए तो दूसरे का सहारा ले लो। यहां पर कहा गया है दोनों छोरों पर वकील जज खड़े, तो वकील मान लीजिए इस छोर पर खड़े हुए वकील साहब और जज साहब इस छोर पर खड़े हुए, लेकिन जरूरी थोड़ी ना जज यहां पर भी आ सकते हैं। तो साथियों जज हमने दूसरा बना लिया, जज यहां पर भी हो सकते हैं और क्या पता वकील यहां पर हो, क्या पता वकील यहां पर हो। उसके बाद कहने के वैज्ञानिक जो है ना ये ठीक शिक्षक के दाईं ओर पड़ोस में खड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने के फार्मासिस्ट जज के बाईं ओर खड़ा है। अब अगर देखिए, अब अगर बात करें जज यहां पर है मान लीजिए, तो जज का बायां तो ये होगा, तो जज के बाएं फार्मासिस्ट यहां पर कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल हो जाएगा, जज का बायां ये होगा, यानी कि फार्मासिस्ट कहां पर है? फार्मासिस्ट यहां पर है। तो मैं कहूंगा ये वाला तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है? कह रहे कि शिक्षक ठीक वकील और वैज्ञानिक के बीच में है, तो शिक्षक जो है ना, शिक्षक ये ठीक वकील और वैज्ञानिक के बीच में है। तो शिक्षक जो है ना ये ठीक वकील और वैज्ञानिक, यानी कि एक तरीके से वकील ये हो गए, वैज्ञानिक ये हो गए,
तो जाहिर सी बात है बीच में कौन है साथियों, शिक्षक है, तो शिक्षक यहां पर हो जाएंगे, शिक्षक यहां पर हो जाएंगे, तो वकील हो गए, शिक्षक हो गए, वैज्ञानिक हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, जज हो गए, बचा कौन, कोई नहीं बचा। कहने के बाईं ओर से गणना करने पर वैज्ञानिक किस स्थान पर होंगे, तो वैज्ञानिक साथियों और बाईं ओर से गणना करें तो तीसरे स्थान पर होंगे। तो तीसरा ऑप्शन में कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है उनका आंसर सही होगा। देखिए आप ऐसे सवालों में, अच्छे लेवल के सवाल हैं ये, ठीक है, ऐसे सवालों में साथियों गलती बिल्कुल भी मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये गलती आपको बहुत भारी पड़ेगी। तो अगर आप वाकई में साथियों अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूं आपसे कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊं आपके एग्जाम तक वो आपको साथियों बहुत अच्छे तरीके से देखते रहना है। क्योंकि साथियों ये सभी कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, जो शिफ्ट्स आपकी पूछी जा रही है उन सभी शिफ्ट पर आधारित ये साथियों सवाल हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बस आप लोग अपने मनोमस्तिष्क को स्टोर रखिए, अपने मनोमस्तिष्क में जो कुछ मैं पढ़ाऊं उसको साथियों स्टोर कर लीजिएगा, पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं साथियों अगले नंबर के सवाल की। इस सवाल में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल की बात करें तो ये सवाल भी कर देंगे और ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए क्या कहा जा रहा है साथियों, यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि नीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या इशारा कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा सवाल में जैसे जैसे जो जो कहा जाए ना वैसे वैसे आप करते जाइए। तो नीरज ने एक महिला की, मान लीजिए साथियों नीरज ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये नीरज हो गया, और नीरज एक महिला की तरफ इशारा कर रहा है और क्या कह रहा है देखिए जरा, कहने कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब देखिए दादा के इकलौते पुत्र कौन होंगे, नीरज के मान लीजिए ये पिता हैं, ठीक है ना, ये कौन हो गए, ये इनके पिता हो गए, यानी कि नीरज के दादा का इकलौता पुत्र कौन होगा, नीरज के पिता ही तो होंगे। नीरज के पिता यानी कि इकलौते पुत्र यानी कि नीरज के पिता की पुत्री, यानी कि ये जो महिला है ना ये नीरज के दादा के पुत्र यानी कि नीरज के पिता, नीरज के पिता की पुत्री हैं। तो नीरज के पिता की पुत्री हैं तो नीरज की बहन ही तो होंगी। तो तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ नीरज का क्या संबंध है, तो साथियों क्या संबंध है, भाई बहन है ये एक दूसरे। तो भाई यहां पर लिखा हुआ है, भाई आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। साथियों इतना अच्छा आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको पसंद नहीं आ रहा हूं मैं, तो अगर पसंद आ रहा हूं, ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं अदा करूंगा। अब देखिए नंबर सीरीज वाला सवाल है, ये बहुत ट्रेंड करता है, 2 से 3 सवाल आपके नंबर सीरीज से पूछे जा रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चलिए तो कह रहे हैं कि 105 है, उसके बाद 102 हो गया, उसके बाद 96 हो गया, उसके बाद 87 हो गया, उसके बाद 75 हो गया। तो आपको बताने कि अगला नंबर यहां पर क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो बच्चा बच्चा बता देगा, 105 से 102 हुआ है यानी कि 3 घटा है, 102 से 96 हो गया है तो 6 घटा है, 96 से 87 हुआ है तो 9 घटा है, 87 से 75 हुआ है तो 12 घटा है। तो यहां पर कितना घटा होना चाहिए, अरे भाई ये तो 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी कि माइनस का 15 यहां पर आ जाएगा। तो जब 75 में से 15 घटाओगे तो साथ यहां पर 60 ही तो आ जाएगा। तो कुल मिला के 60 कौन से ऑप्शन में है, 60 तो ऑप्शन नंबर ए वाले में है, तो इसलिए ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों ये सवाल यहां पर आप लोग देख रहे हैं ना, तो हो सकता हो ये सवाल आपको इजी लग रहा हो, लेकिन जब एग्जाम हॉल में साथियों यही सवाल का प्रेशर आपके मन पर आता है, आपके दिल पर आता है, तो बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है। अच्छा घबराता भी वही है जो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करता ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आप, मैं उम्मीद करता हूं आप इसकी डेली प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि डेली मैं साथियों क्लास ले रहा था आपकी, डेली ऐसे क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा था। तो अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि पेपर आपका बहुत शानदार होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। चलिए अब इस सवाल को देख लीजिए साथियों और मुझे बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए एक यहाँ पर रेक्टेंगल टाइप की एक आकृति है, ठीक है ना, उस आकृति को यहाँ से बीच से मोड़ा जाता है और ये वाला पार्ट इसके ऊपर ला दिया जाता है। उसके बाद साथियों आपके सामने ऐसी आकृति आ जाएगी, इसको बीच से फोल्ड किया जाता है और ये वाला पार्ट इसके ऊपर ला दिया जाता है, यानी कि अब आपके पास एक ऐसी आकृति आ गई है। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें एक यहां से होल कर दिया जाता है सर्कल टाइप का, एक ट्रायंगल टाइप का होल कर दिया जाता है, एक रेक्टेंगल टाइप का होल कर दिया जाता है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं, यहां पर आपसे इतनी सी बात पूछी जा रही है कि अगर साथियों ये क्या,
अगर साथियों ये इसको ओपन करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये कैसा दिखाई देगा मुझे बताइए। यानी कि ये चीज जब सर्किल यहां पर है तो सर्किल एक छोटा सा यहां पर भी आ जाएगा, ये ट्रायंगल यहां पर है तो साथियों एक ट्रायंगल मेरे हिसाब से यहां पर भी आ जाएगा, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल साथियों एक यहां पर भी आ जाएगा। अब देखिए ऐसा कहां पर है, अब देखिए ये सर्किल आस पास है लेकिन ये सर्किल टेढ़े बेढ़े हैं तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये सर्किल यहां पर दो सर्किल नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलिए अब देखिए जब एक तरीके से इसको ओपन करा जाएगा तो ये ट्रायंगल का मुंह इस तरफ है ना, तो इसमें सातों इस तरफ हो जाएगा ट्रायंगल का मुंह, यहां भी सातों ऐसा ही कुछ ट्रायंगल हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ये ट्रायंगल तो ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन इसमें एक ऊपर की तरफ भाग रहा है एक नीचे की तरफ भाग रहा है, और ऊपर नीचे जो भाग रहा है वो कौन से ऑप्शन में है साथियों, वो ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका भी आंसर सी है मुझे दिख रहा है, राजा, अमन, पूनम, लोकेश, अंशु, सम्राट, अमन, सोनू, सिया, क्रेटर, ठीक है, सभी का, पल्लवी, सिया, कृष्णा, क्या लिखा है, कृष्णा, अमन, संदीप, सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, तो अब साथियों आपको थोड़ा वेट करना होगा, यानी कि अब आपके मैथ के क्वेश्चंस यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। तो मैथ के क्वेश्चन साथियों आपके यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, तो बहुत तसल्ली से आपको ये सभी सवाल देखना है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मैथ के भी आपके 20 सवाल आ रहे हैं एग्जाम में, पूरे के पूरे साथियों 20 सवाल होंगे टॉप लेवल के। इन सभी सवालों को आप लोग देखिए और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक कर डालिए। चलिए अब बात करते हैं साथियों इस सवाल की। कहा जा रहा है कि एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, और दूसरी ट्रेन जो है ना, दूसरी ट्रेन 25 मीटर प्रति घंटे की चाल से, एक सेकेंड, हाँ, तो एक ट्रेन है जिसकी चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी ट्रेन जो है इसकी चाल 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से है ये। तो कुल मिला के पहली ट्रेन की चाल और दूसरी ट्रेन की चाल आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, मुझे बताइए। देखिए अच्छा, पहली चाल जो है ना तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन जो दूसरी चाल है ये साथियों मीटर प्रति सेकंड में है। तो एक काम करो, इसको किलोमीटर में कर लो या इसको इसको मीटर प्रति सेकंड में कर लो। ये किलोमीटर प्रति घंटे वाली चाल है ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में कर लो। तो अगर किसी भी चाल को, क्या साथियों, किसी भी चाल को, जो चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में हो, इसको मीटर प्रति सेकंड में अगर आपको बदलना होता है तो इस संख्या को आपको 5/18 से भाग देना, सॉरी गुणा करना होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर साथियों कोई मीटर प्रति सेकंड में चाले, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो उसी संख्या को 18/5 से आपको गुणा करना होगा, ठीक है ना। तो 18 से करेंगे, 18 पंजे 90, 18 छंग 108 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें तो 30 मीटर प्रति सेकंड ये आपकी चाल आ गई। तो पहली वाली ट्रेन की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड हो गई, दूसरी ट्रेन की चाल दे रखी है 25 मीटर प्रति सेकंड है। इन दोनों चालों का अनुपात आपको बताना है, 5 से कट करेंगे 5 पंजे 25, 5 से कट करेंगे 5 छंग 30, तो कुल मिला के इन दोनों की चाल का अनुपात 6:5 आ जाएगा। और 6:5 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। प्रियांशु सिंह कह रहे हैं कि 5 को मेरा एग्जाम है, सेकंड शिफ्ट में सर, रिवीजन के लिए टाइम बहुत कम है, क्या करूं। 5 तारीख तो कल है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आपके सामने जो क्लास चल रही है आप इसको देख लीजिए, ठीक है ना। और फिर खाना वाना खा के आप आराम से सो जाइएगा, सुबह अपने आराम से उठिएगा, पेपर देने जाइएगा। मैं पूरी उम्मीद करूंगा पेपर आपका अच्छा होगा, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप रिवीजन करो, आप पढ़ाई करो। आप अब पढ़ाई मत करो, मैं तो यही कहूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आपको अपना बेस्ट देना है। क्या देना है, आपको अपना बेस्ट देना है। आपको 2 से 3 बातें ध्यान रखना है कि जो आपको आता है, क्या जो आपको आता है, जो आप पढ़ चुके हो, क्या जो आप पढ़ चुके हो वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। और जो आपको नहीं आता, यानी कि आपने पहले कभी नहीं उसको पढ़ा, उसको साथियों ऑप्शन को टिक मत करना, उसको टिक मत करना। यानी कि अगर आपको 100% सवाल में से क्या 65% सवाल आते हैं तो आप 65% सवाल करके आ जाना, 35% को मत छूना, क्योंकि 65% में भी साथियों आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के आप अब पढ़े मत, जो अभी क्लास चल रही इसको देख लो, फिर आराम से आप टेंशन फ्री हो जाओ। खैर अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और मुझे आप लोग बता दीजिए कि इस सवाल का वाकई में राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए। 17 को पेपर है, 12 को पेपर है, 10 को पेपर है, अच्छा अलग अलग लोग बता रहे हैं 12 को एग्जाम है, कोलकाता सेंटर है, सर मेरा 5 को फर्स्ट शिफ्ट में है, कुलवंत चाहल। तो आप भी वही करो जिनका भी मैंने बताया था किसी और का।
ठीक है, चलिए खैर अगले नंबर का सवाल है। इस सवाल को देखिए, एक बेहतर कॉन्सेप्ट है आपके सामने। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि एक मेज पर निर्माता 12% का लाभ कमाता है, ठीक है। थोक विक्रेता 15% का लाभ कमाता है और खुदरा विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। यदि मेज का खुदरा मूल्य 1245 रुपए है तो उसकी उत्पादन लागत आपसे पूछी जा रही है क्या है। तो अगर मान लीजिए उसकी उत्पादन लागत x है, मान लीजिए उसकी उत्पादन लागत x है, तो ये उत्पादन लागत पर ही तो साथियों वो निर्माता 12% का लाभ कमाएगा। तो अगर वो 12% का लाभ कमा रहा है यानी कि वो इसको 112% में बेच रहा है तो 112/100 हो जाएगा। उसके बाद वो थोक विक्रेता के पास आती है और वो थोक विक्रेता इसको 15% के लाभ पर बेचता है यानी कि वो इसको 115% पर बेचेगा, ठीक है। उसके बाद वो खुदरा विक्रेता के पास आती है और वो खुदरा विक्रेता इसको 20% के लाभ पर बेचेगा यानी कि 120% में बेचेगा। और उसके बाद वो जो बेचता है वो 1245 रुपए की वो वस्तु बेचता है। तो कहने के उत्पादन लागत क्या, उत्पादन लागत x है, यानी कि इस पूरे को आपको कैलकुलेट करना है और x का मान बता देना है, वही आपका क्या होगा, वही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब साथियों यहां पर अगर बात करें, इसको बस आपको कट करना है। देखिए 20 से कट करेंगे 20 छंग 120, 20 पंजे हो जाएगा। इससे 5 से कट करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 3 आपका 15 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसको अगर साथियों कट करेंगे, देखिए इसको कट करेंगे 50 और फिर 25 आ जाएगा। इसको अगर कट करेंगे क्या आएगा, देखिए जरा 112 है, 2 से कट करेंगे, ठीक है, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 2 से कट करेंगे तो 28 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 28 आ गया। अब आपके पास आ गया है x गुणा 28/25, 28/25 और 23/100 और 6 ये तो कुछ नहीं हुआ भाई, अच्छा हाँ 6/5 है ये तो, अच्छा ये तो इससे कट गया था ना, तो ये कुल मिला के 6 है। तो इतनी चीजें आपके सामने अब साथियों आ चुकी है और ये किसके बराबर है, ये साथियों 1245 के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x बराबर पता क्या हो जाएगा, x बराबर 1245, x बराबर 1245 गुणा, अब देखिए ये 25 है, ये 100 है, ये इधर गुणा में आ जाएगा, 25 गुणा 100 ये आपके नीचे ऊपर आ गया और ये 28 गुणा 23 गुणा 6 ये नीचे आ जाएगा, 28 गुणा 23 गुणा 6 ये साथियों नीचे आ जाएगा। अब आप एक काम क्या करोगे, अब आप साथियों x का मान निकाल लोगे यानी कि आप इसको कैलकुलेट कर दोगे। तो अगर साथियों हम मान लीजिए यहां पर 1245 गुणा अगर 25 करते हैं, क्या गुणा अगर 25 करते हैं तो कितना निकल कर आ जाएगा साथियों, कितना निकल कर आ जाएगा, या इसको और छोटा कर ले, एक काम करें, देखिए 3 से कट करते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, ठीक है ना। 2 से कट करेंगे ये आपका 50 आ जाएगा। यानी कि अब अगर बात करें, अब 415 आ गया, 415 है ना ये, हाँ 415 है। तो 415 और ये क्या है 25, तो साथियों 415 गुणा 25 और गुणा 50, गुणा 50 ये कितना आ जाएगा साथियों, ये आपका 5 18 750 आ गया। और ये क्या गया 28 गुणा 23, क्या 28 गुणा 23 की अगर बात करें तो ये 644 आ गया। इसको भाग करोगे कितना आ जाएगा, देख लीजिए साथियों, मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं, 750 भाग 644 तो कुल मिला के 805 आया, यानी कि 805 पॉइंट करके कुछ आंसर आपका आया है। तो 805 करके कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देवराज यादव कह रहे हैं कि सर मैं खेत से देख रहा हूँ, आपका क्लास कॉपी पेन नहीं है। अच्छा भाई ये तो बहुत तगड़ी बात आपने कही थी, खेत से अगर आप इस टाइम वाकई में इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पढ़ाई करिए, कुल मिला के कहीं आप पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई करिए, क्योंकि ठीक है। अब मैं क्या कहूँ भाई, स्पीचलेस कर दिया आपने, स्पीचलेस। अगला सवाल है करके, एक दुकानदार 320 रुपए प्रति किलोग्राम और 240 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाली चाय को दो किस्मों यानी कि 9:11 के अनुपात में मिलाता है। पहले वो क्या करते हैं साथों, मिलाता है। सर आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं भाई, शुक्रिया आपका। अब देखिए इस सवाल को देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित भी आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, तो ऐसे कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल को आप किस प्रकार से कर सकते हैं ये आप लोग यहां पर देख लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा आपके लिए। देखिए
कह रहे हैं कि एक दुकानदार है, वो 320 रुपए किलोग्राम वाली भी उसके पास चाय है और 240 रुपए प्रति किलोग्राम वाली भी उसके पास चाय है। लेकिन वो इसको 320 रुपए वाली को 9 के अनुपात में मिलाता है, यानी कि 320 गुणा 9 हो जाएगा। और उसी प्रकार साथियों 240 वाली को 11 के अनुपात में मिलाता है, यानी कि प्लस 240 गुणा 11 हो जाएगा। यदि वह इस मिश्रण को 325 रुपए में बेच देता है तो उसका लाभ क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। बटे में पता क्या आएगा, बटे में दोनों का अनुपात आ जाएगा, 9 11 है ना, 9 प्लस 11 आ जाएगा। तो ये निकलेगा साथियों जितने में, ठीक है ना। चलिए तो इसको साथियों एक बार आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका तो 20 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा। 9 दूना 18, 18 का साथियों यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है ना। एक यहाँ पर आ जाएगा 9 3 27 और एक 28, यानी कि 2880 इधर हो गया। 240 की 11 से गुणा करना है तो साथियों इसको भी आप लोग कर दीजिए। 4 आ गया, 6 आ गया 2, यानी कि साथियों 2640 यहाँ पर आ जाएगा, 2640 यहाँ पर आ गया। अब एक काम करिए, इनको जोड़ लीजिए, 0 0 है, 0 आ जाएगा, 6 8 है तो साथियों 14 आ जाएगा, और 8 और 4 12 और एक साथियों 13 हो जाएगा, और ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों कितना आ गया है आपके सामने, 276 आ चुका है, ठीक है ना। यानी कि अगर बात करें ऐसे ऐसे वो बेचता है तो वो चीज साथियों 276 रुपए प्रति किलोग्राम चाय बिकती है। लेकिन वो 276 रुपए प्रति किलोग्राम ना बेचकर 325 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो साथियों 325 में से घटा लीजिए, 325.68 में से 276 साथियों घटा लीजिए, 6 8 आ गया और ये 9 आ जाएगा और ये साथियों 31 हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। तो कुल मिला के 49.68% का उसको लाभ होगा। लेकिन इस लाभ को आपको प्रतिशत में बदलना है, ये यहां पर कहा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 49.68 को प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100 लगाना पड़ेगा, नीचे 276 आ जाएगा। कहीं ना कहीं क्रय मूल्य इसको नहीं कह सकते, लेकिन 276 नीचे आ जाएगा। पॉइंट लगा है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 बढ़ा लेंगे, 100 लगा लेंगे। इन 2 0 से ये 2 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको कैलकुलेट करिए, 2 से कट करें, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 हो गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। 2 से और कट करेंगे, इसको कट करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 2 दूना 4, इसको कट करेंगे, 2 छंग 18 और 2 नीम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है। यहां तक आपके अगर सवाल साथियों समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देख लेते हैं साथियों, देखिए 69 दूना तो ज्यादा हो जाएगा, 69 एकम 69 हो जाएगा, ठीक है ना। 69 एकम 69 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, 124 में से 69 जाएगा, 124 में से 69 जाएगा तो 55 बचेगा, यानी कि ये 552 हो जाएगा। तो अगर बात करें साथियों 552, लगभग 69 अट्ठे 552 हो जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 18% कहां पर लिखा हुआ है, 18% साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि सर, कुंदन कह रहे हैं सर आज की शिफ्ट का पेपर दिखाइए प्लीज। देखिए अब क्या है, अब पेपर आपको कहीं नहीं मिल सकता, यानी कि जो आज क्वेश्चंस आए हैं वो अगर क्वेश्चंस डिक्टो मैं दिखाने लगूं तो वो गलत है, क्योंकि एग्जाम एनालिसिस पर बैन लग चुका है। एग्जाम एनालिसिस आप नहीं करा सकते। तो क्या करा सकते हैं, हम ये करा सकते हैं कि जो आज क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस, डिक्टो सेम वो क्वेश्चंस नहीं, उसी टाइप के क्वेश्चन बस थोड़ा बहुत चेंजेस करके आपको पढ़ा दिया जाए, ठीक है, ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए, आपको एग्जाम एनालिसिस का भी अनुभव हो जाए, सब कुछ चीज आपका अनुभव हो जाए, और जो आपके संभावित सवाल है, जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उनको भी आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो जो आपके लिए किया जा रहा है वो बहुत मन से किया जा रहा है, बहुत दिल से किया जा रहा है, बस आपको पूरी लगन के साथ साथ यहाँ पर बने रहना है, ठीक है ना। खैर अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इस सवाल को देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए हाँ, तो क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि विपरीत दिशा में समानांतर पटरियों पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दो रेलगाड़ियां 27 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई
350 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। यानी कि कहने का मतलब है एक रेलगाड़ी यहां से चली है और दूसरी रेलगाड़ी यहां से चली है, जो इधर से चली है इसकी चाल कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो इधर से चली है इसकी चाल क्या है साथियों, इसकी चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है साथियों दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है साथियों चाल गुणा समय। चाल गुणा समय एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक रेलगाड़ी इधर से एक रेलगाड़ी इधर से आपस में आएंगी तो ये टकरा जाएंगी, तो ये प्लस हो रही हैं, तो कुल मिला के चाल को हमें क्या करना पड़ेगा, चाल को हमें प्लस करना पड़ेगा। 48 प्लस 52, 48 प्लस 52 कितनी हो जाएगी, चाल कितनी हो जाएगी, चाल साथियों आपकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब देखिए लंबाई आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना, तो दूरी पता क्या होगी, ऐसे सवालों में दूरी पता क्या होती है, दूरी साथियों क्या होती है, दूरी होती है पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। तो पहली ट्रेन की लंबाई 350 है, ठीक है, 350 है, प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई नहीं पता है तो एल लिख देते हैं। तो यहां पर हमें साथियों क्या, अच्छा समय भी यहां पर दे रखा है, समय कितना दे रखा है, समय आपका दे रखा है 27 सेकंड, 27 सेकंड ये साथियों समय भी दे रखा है। तो क्या दिक्कत है, वही चीज लगा दो, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी कितनी है, दूरी साथियों 350 प्लस एल है, क्यों है ये मैं आपको बता चुका हूं, 350 प्लस एल। दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल कितनी है, चाल तो भैया 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय कितना है साथियों, समय आपका यहाँ पर 27 है, समय कितना है 27 है, ठीक है ना। अब एक काम करिए, समय भी मीटर प्रति मतलब समय सेकंड में है और ये भी मीटर में है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में क्या कर रही है चाल, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, इसलिए 5/18 से इसकी गुणा कराना पड़ेगी, और ये किलोमीटर प्रति घंटे की जगह क्या हो जाएगी साथियों, मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी। चलिए ठीक है ना। चलिए तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 6 से कट कर 3 से, 3 छंग 18 हो गया, 3 नीम आपका 27 हो गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 3 से 3 दूना 6 हो गया, और 3 3 आपका 9 हो गया, 2 से कट करेंगे ये आपका 50 आ जाएगा। अब देखिए 350 प्लस एल, एल आपको निकालना है, ये 50 हो गया, ये 5 हो गया, और ये साथियों 3 हो गया, इसको आपको कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, पहली रेलगाड़ी की लंबाई ये है, दूसरी की ये है, तो एल का मान आपको यहां पर साथियों बताना है। इसको मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। देखिए 350 प्लस एल बराबर ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 पंजे 15, 15 पंजे कितना हो जाएगा, ठीक है, 15 पंजे 75 हो जाएगा, यानी कि 750 आ जाएगा। तो एल बराबर 750 माइनस 350 कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा 0, और ये 0 और ये साथियों 4 आ जाएगा, यानी कि दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 400 मीटर होगी। तो कुल मिला के 400 मीटर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों, ये तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। क्या ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, बस 2-3 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं साथियों, उनको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद साथियों आप लोग आराम करिएगा, ठीक है। अगर आपका पेपर कल है तो आप लोग आराम करिएगा, वरना साथियों मैं आपको चीज बता दूंगा, एक चीज बता दूंगा, उसको आप लोग जाकर करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सातों आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य अगर 750 है, ऑफ सीजन में इसे 722 रुपए में बेच दिया जाता है, यानी कि मतलब 750 रुपए की है भाई, लेकिन मैं आपको 720 रुपए, 760 रुपए की है, लेकिन मैं आपको 722 रुपए की दे दूंगा। तो कितनी छूट दी गई, तो कितनी छूट दी गई, 760 में से 722 को घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी छूट दी गई है। क्या आपको पता चल जाएगा साथियों कितनी यहां पर छूट दी गई है, तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, अभी आपका 75 हो गया, 75 में से 72 जाएगा 3, यानी कि 38 रुपए की छूट दी गई। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जा रहा
कितने रुपए की छूट देगी, आपसे ही पूछा जा रहा है कि उस छूट को प्रतिशत में बदलिए। तो इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। उसके अलावा नीचे क्या रखेंगे, नीचे आपका सातों 760 हो जाएगा। क्या 760 हो जाएगा। अब इसको आपको सातों कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 38 से कम 38, 38 दूना सातों 76 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे 5 आ जाएगा, यानी कि 5% की क्या दी गई है, 5% की सातों यहां पर छूट दी गई है। तो 5% की छूट कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए साथियों, और आप लोग यहां पर मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, अच्छा है। चलिए ठीक है ना। देखिए अब इसकी अगर बात करें, करके सरिता को 720 अंक अर्जित करने की उम्मीद थी। यानी कि सरिता एक लड़की है, वो ये सोच रही थी कि लगभग लगभग मेरे जो अंक आ जाएंगे वो 720 अंक आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या साथियों, लेकिन उसके अंक 775 ही रह गए नेगेटिव मार्किंग की वजह से। ठीक है, उसने जो उम्मीद की थी उसे उससे 5% कम अंक मिले हैं। तो 90% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक पाने चाहिए, यानी कि उसको 100% में से 90% अंक प्राप्त करना थे, मतलब करना नहीं थे, इतने अगर 90% अंक आते तो कितने अंक उसके कहलाए जाते, कि उसके 900 अंक है, 999, 990 है, 810 है या 1100। देखिए यहां पर एक बात कही गई है, उसको आप पकड़िए। कह रहे कि उसे 5% कम अंक मिलते हैं, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि उसे 720 में से 675 अंक मिलते हैं। तो ये कितने कम हुए, ये 5% कहलाए जाएंगे। तो साथियों कितने अंक उसे कम मिलते हैं, ठीक है ना, कितने अंक उसे कम मिलते हैं ये आप लोग एक बार देख लीजिए। तो ये 5 आ जाएगा, ये सातों 71 हो जाएगा, 71 से ये हो जाएगा तो 45 आ जाएगा। यानी कि उसको 45 नंबर कम मिलते हैं, लेकिन यहां पर कहा गया कि उसको 5% कम अंक मिलते हैं। यानी कि 5% की वैल्यू अगर 45 है तो हम 100% की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये 45 बटे ये 5 इधर आ जाएगा, ये 1% हो जाएगा। तो इसकी गुणा 100 से करेंगे तो इसकी भी गुणा 100 से करेंगे, यानी कि 100% अगर उसको अंक मिलते हैं तो उसके अंक इतने हो जाते, कितने हो जाते, ठीक है, ये साथियों 900 हो जाते। तो ये तो 100% अंक हो गए, लेकिन कहा अगर जाए कि 90% अंक अगर उसे प्राप्त करने हैं तो उसको कितने अंक पाने चाहिए। तो 900 के 90% निकाल दीजिए, ठीक है ना, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 9 नहीं 81 हो जाएंगे, जीरो लग जाएगा। यानी कि अगर उसको 90% अंक लेना है तो साथियों उसको 810 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे उसको, 810 अंक मिलेंगे। ये आपका यहां पर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे आप लोग बता दीजिए। सवाल अच्छा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी आपके लिए अच्छा लगाया गया है। तो देखिए और बताइए क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों, करके एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना है, 817 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। यानी कि सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि भैया अगर किसी लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंब वृत्तीय, ठीक है ना, लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है ना, आधार के क्षेत्रफल सातों कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और पाई आर स्क्वायर यहां पर एक तरीके से कितना बताया गया है सातों, ये पाई है, ये 7 नहीं है, ये पाई है, ठीक है ना। तो कितना बताया गया सातों, 81 पाई बताया गया। तो 81 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर है। अब देखिए इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 81 आ जाएगा। तो आर इस बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर है, 9 गुणा 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब उसके बाद इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, यानी कि आर बराबर, आर कितना है 9 है, और हाइट कितनी है साथियों 18 सेंटीमीटर है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई आपसे कुल मिला के पूछी जा रही। तिर्यक ऊंचाई का एक सूत्र होता है क्या, अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई का एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है मैं आपको बता देना चाहता हूं, अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो अंडर रूट में साथियों आर का स्क्वायर क्या है, आर क्या है, आर 9 है, तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। और एच 18 है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, 324 होता है। तो जरा 324 प्लस 18 को जोड़िए, कितना आ जाएगा यहाँ पर साथियों, 342 आ जाएगा,
300, यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितनी निकली है आपकी साथियों, 342 निकली है। तो 342 तो यहां पर है नहीं, यानी कि हमें निकालना है। अब देखिए अंडर रूट में कौन कौन से नंबर निकल सकते हैं, ये आप लोग सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, अंडर रूट में कौन कौन से नंबर यहां पर निकल सकते हैं। तो 342 साथियों ऐसे करके लिखो, इसका एलसीएम निकालो, 2 से कट करेंगे ना, कुछ मिस्टेक हो गई, देखिए 324, अच्छा मैंने 18 यहां पर लिख दिया है, ठीक है, तो 18 लिख दिया, लिखना क्या चाहिए था, 81 लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 81 यहां पर लिख दिया, तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, यानी कि 405 आ गया। तो मुझे यहां पर 405 का एलसीएम निकालना चाहिए। 405 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 405 का तो फिर तो 5 से कट करिए, 2 से कट थोड़ी ना होगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 9 से होगा, 9 निम 81 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। तो अब देखिए अंडर रूट में पता आपका क्या आ जाएगा, यहां पर मैं करा लेता हूं। अंडर रूट में आपका आ जाएगा साथियों 5 गुणा 9 गुणा 9 आ जाएगा, 9 अंदर 2 बार है तो 9 तो बाहर आ जाएगा, और 5 अंडर रूट में ही रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि तिर्यक ऊंचाई कितनी निकलेगी, 9 रूट 5 निकलेगी। 9 रूट 5 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है।